मुंबई, आमची मुंबई, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का शहर मुंबई। ये शहर कभी सोता नहीं है, यहाँ जिंदगी कभी रुकती नहीं है, क्योंकि मुंबई हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। क्या ये बातें आज भी इतनी ही सच हैं? सन 2012 में मुंबई शहर में बलात्कार, हत्या, लूट मार और डकैती, दहेज, घरेलू हिंसा आदि सब मिलाकर 30,508 आपराधिक मामले आईपीसी के अंडर रिकॉर्ड हुए। ये है आज की मुंबई का भयानक सच, जिससे हर एक मुंबईकर जूझ रहा है, जिसमें पूरी मुंबई झुलस रही है। सड़क, ट्रेन, हॉस्पिटल, स्कूल, यहां तक कि अपने घर में भी एक मुंबईकर अपने आप को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर पा रहा? यह सवाल जितना डरावना है, इसका जवाब उतना ही जरूरी है। आज से मुंबई फाइट्स बैक में सावधान इंडिया हर मुंबईकर को साथ लेकर जुर्म के खिलाफ एक जंग का ऐलान करती है। गुन्ह्या विरुद्धची लढाई हीच खरी मुंबई। लोकल ट्रेन्स, मुंबई के लाइफलाइन। रोजाना 75 लाख लोगों को लोकल ट्रेन से सफर करना पड़ता है, लेकिन कितना सुरक्षित होता है उनका यह सफर? ताजे आंकड़ों के मुताबिक हर 2 घंटे में एक मुंबईकर को लोकल ट्रेन के हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुंबई फाइट्स बैक का आज का केस लोकल ट्रेन से जुड़ी इसी असुरक्षा से उपजे अपराध के बारे में है। काका, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो भी इतनी रात को? 12 बज गए ना। काका छोड़ो ना। चलते हैं, ऐसा डरने का नहीं, कुछ नहीं होएगा। तू जवान आदमी है, मेरी उम्र देखिए, ठंड लगती है, कुछ लकड़ी लेंगे जलाने के लिए, फिर यहीं से काम पे निकल पड़ेंगे यार्ड। काका अरे काय करता, कोई चुहा हुआ होगा, चला जा, डरने का नहीं। काका अरे देवा, अरे जल्दी जा, अरे प्लेटफॉर्म से पुलिस को बुला के ला, अरे जल्दी जा रे, अरे तो कोई लड़की है। 4 जनवरी 2011 रात 12:30 बजे मुंबई इलाके के विरार स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले रेलवे पटरी के पास एक लड़की की बॉडी मिली। उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखने वाली की आत्मा दहल जाए। आखिर कौन थी ये लड़की? वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने उसकी ये हालत बनाई थी? इस अपराध की वजह क्या थी? सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे। डॉक्टर, यस सर, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इन्हें ओटी में ले जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। डॉक्टर 1 मिनट, मुझे विरार लोकल थाने में खबर देनी पड़ेगी। वैसे इन्हें देख के क्या लगता है, क्या हुआ रहेगा? नहीं, शायद ट्रेन से गिर गई होगी या किसी ने धक्का मारा हो। खुदकुशी भी हो सकती है। फिलहाल वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, मैं चेक करने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हॅलो, हाँ मी पी नायक बोलते हैं, विरार रेल्वे पुलिस। हाँ, प्रभाकर साहब आहे का? ग्लव्स क्यों नहीं पहने तुमने? हाँ, घूम रहे हो क्या यहाँ पर? फॉरेंसिक कहाँ पर है? वो देखो आ गई। This is the spot. दबी हुई घास को देख के ऐसा लगता है कि लड़की ने बहुत हाथ पांव मारा होगा। हाँ मैडम, घास दबी हुई, पौधे पत्ते टूटे हुए, लगता तो यही है मैम।
पर जूतों के निशान हैं। कोई आया था यहाँ पर? मैम रेलवे के 2 वर्कर्स आए थे जिन्होंने लड़की की बॉडी को देखा। यहाँ पे 2 नहीं 3 जूतों के निशान हैं। रेलवे वर्कर के जूतों के प्रिंट्स वेरीफाई करो। ओके मैम। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता बाबा, ना ही सुसाइड केस लगता है मुझे। अगर ये एक्सीडेंट होता तो वो लड़की वहीं पे पड़ी रहती। जंगल की तरफ क्यों गई वो? मैम शायद उसमें थोड़ी जान बाकी हो। मुझे ये असॉल्ट केस लगता है। मुझे लगता है उस पे किसी ने अटैक किया है। मैम वहाँ पीछे खून के निशान मिले हैं। मुझे तो लगता है कि वो लड़की ट्रेन से या तो गिर गई थी या फिर किसी के द्वारा फेंकी गई थी और जख्मी होके रेंगते रेंगते यहाँ तक चली गई। जी मैम, हो सकता है। कहाँ है वो लड़की? मैम फिलहाल वो अस्पताल में है। उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम पता कर लेंगे। आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रिपोर्ट तैयार करिए। चलो अस्पताल। कैसी कंडीशन है उसकी डॉक्टर? बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। पूरे बॉडी पे चोटें लगी हैं, हाथ फ्रैक्चर है, ब्रेन हैमरेज है। आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या किसी ने उसे मारने की कोशिश की है या सिर्फ एक एक्सीडेंट? देखिए दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये शक है कि जरूर किसी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों लगता है आपको? बॉडी के घाव तो यही कहते हैं। फिलहाल कुछ टेस्ट बाकी हैं, डीएनए वगैरह, उनके रिजल्ट आते ही काफी कुछ पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। मैंने कहा था ना प्रभाकर, मुझे लगता है ये घटना किसी स्टेशन के आसपास ही घटी है। मैडम वहाँ से सबसे पास तो वैतरना स्टेशन है। वहाँ पे तो हमने पूछताछ की और किसी ने कुछ देखा सुना भी नहीं। पर हुआ तो है ना प्रभाकर। प्रभाकर एक तुम काम करो, पिछले 24 घंटों में जितने भी मिसिंग केसेस दर्ज हुए हैं ना, वो सारे चेक करो और पता करो कि ये लड़की किसी से मैच करती है नहीं। जी। उसकी आइडेंटिटी पता करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम आगे नहीं जा सकते। और हाँ, एक काम करो, तुम 1 घंटे में लड़की का स्केच तैयार कर सारे पुलिस स्टेशन भेज दो। जी। और वेस्टर्न लाइन के जितने भी स्टेशन है सब जगह पूछताछ करो। वो लड़की कहाँ से कब और कैसे चढ़ी थी, हमें वो पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैडम। पुलिस ने उस लड़की का स्केच बनवाया और विरार से लेकर चर्चगेट तक हर स्टेशन पर पूछताछ की। आखिर मरीन लाइन स्टेशन पर उन्हें इस केस की पहली कड़ी मिली। भाई साहब। हाँ जी। क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ, पहचानता हूँ। ये मेरे दुकान पे आई थी, बिस्किट का पैकेट लेकर गई। चलो हमारे साथ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी। देखा था मैडम, ये लड़की आई थी मेरे स्टॉल पे करीबन 10 बजे। रोज इतने लोगों को देखते हो, गलती तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं मैडम, यही थी। इसको कैसे भूल सकता हूँ? रोज की तरह मैं रेडियो पे अपना प्रोग्राम सुन रहा था 10 बजे वाली। आपका शो में जिसका नाम है 10 to 10। अच्छा ठीक है बाबा। एक सेकेंड, भैया एक पैकेट बिस्किट का दे देना। हाँ पापा, मैं कौन जाऊंगी, कितना टेंशन लेते हो यार। क्या भैया, ये वाला नहीं, दूसरा देना जल्दी। तो भैया
ये लीजिए। अब इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं मैडम कि आज ही कोई बात को मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगा। ये 10 बजे की ट्रेन पकड़ी थी क्या उसने? 100%। फोन पे बात कर रही थी, खाने का सामान खरीद रही थी, पर ना उसका फोन मिला ना उसका वॉलेट। वो फोन पर किसके साथ बात कर रही थी इसका अगर पता चल जाता तो शायद अपना कुछ काम बन जाता। ये जानने के लिए हमें उसकी आइडेंटिटी जानना बहुत जरूरी है। मैम क्यों ना हम उसका चेहरा टीवी पर दिखाएं? टीवी न्यूज़पेपर देखकर कोई तो आगे आएगा। नहीं 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 नहीं, जिसने भी ये वारदात किया है वो सतर्क हो जाएगा। फिर हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या करना होगा हमें? एक काम करो, 10 बजे रात को उस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आती है पता करो, और वो कौन से कंपार्टमेंट में चढ़ी थी चेक करो। ओके मैम। मुंबई शहर महिलाओं के लिए असुरक्षित बनता जा रहा है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस साल 1 जनवरी से लेकर 28 अप्रैल तक 1079 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिनका शिकार एक महिला थी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 500 तक सीमित था। वक्त के चलते ये मामला और भी पेचीदा हो जा रहा था। इस केस में हर वक्त कोई ऐसी चीज उभर के सामने आती जो तब तक की मेहनत को जड़ से उखाड़ देती। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि यह कोई खुदकुशी या हादसे का मामला नहीं था, बल्कि जोर जबरदस्ती की गई थी। लेकिन जोर जबरदस्ती करने वाला आखिर था कौन थी? वो लड़की जिसके साथ ये दर्दनाक अपराध हुआ था। एक दुकानदार के अलावा किसी ने उस लड़की की शिनाख्त नहीं की थी। अब पुलिस के सामने 2 चुनौतियां थी। एक, उस लड़की की पहचान को पुख्ता करना, और दूसरा, इस हादसे के तह तक पहुंचना, उसके सारे परतों को खोलना। इंस्पेक्टर तारा पाटिल के सामने सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था। मैडम मैं बात की अर्जेंसी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। इसे होश कब आएगा, आएगा भी या नहीं पता नहीं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। तुमने पुलिस स्टेशन में स्केच भेज दिए थे ना? जी मैम। कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नो मैम, मैंने हर जगह पर 2-2 बार इंक्वायरी की, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है आइडेंटिटी का। तो हमारे पास रास्ता सिर्फ एक है जिससे पता कर सकते हैं कि वो कौन है। मुश्किल है पर हो सकता है। हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो उस दिन उस वक्त उस गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होगा। इस मुंबई की लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग चढ़ते और उतरते हैं, और इन लाखों लोगों की भीड़ में ढूंढना मतलब। मालूम है मेरे को। और अगर आपको मुंबई की लोकल ट्रेन के बारे में जरा भी पता होगा ना, तो आपको ये बात तो बिल्कुल ही मालूम होगी कि कल जिस वक्त जिस गाड़ी में लोग बैठे थे, आज भी उसी वक्त उसी गाड़ी में लोग बैठेंगे। 9:27 की लोकल ट्रेन मतलब 9:27 की, 4:15 मतलब 4:15। टाइम के एकदम फिक्स होते हैं। और अगर ये लड़की उसी वक्त उसी स्टेशन में चढ़ी होगी, उसी डब्बे में चढ़ी होगी, तो उसके साथ और भी लोग होंगे जो उस वक्त उसी डब्बे में चढ़े होंगे। मैडम आपका प्लान क्या है? अपने ऑफिसर से कहो कि 10 बजे की जो फास्ट लोकल ट्रेन है उसमें रोज चढ़े, और तब तक पूछताछ करे जब तक कोई मिल नहीं जाता। मुझे लगता है 100% लीड्स यहीं से मिलेंगे। नामुमकिन से लग रहे हालात सामने होकर भी तारा पाटिल ने अपनी तहकीकात को 1 मिनट के लिए भी ढीला नहीं छोड़ा। मानो उन्होंने तय कर लिया था कि मौत से जूझ रही उस लड़की को वो इंसाफ देकर ही रहेगी। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस एक ऐसे केस की तलाश कर रही थी जहां अपराधी की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। संभावनाएं अनगिनत थीं, लेकिन उम्मीद सिर्फ एक, वो ये कि कहीं से उस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों में से कोई सुराग हाथ लग जाए। मैम
ये उन ब्लड के सैंपल्स की रिपोर्ट है जो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिले थे। वहाँ 2 लोगों के खून के निशान पाए गए, एक उस लड़की के और दूसरे किसी और आदमी के। और हाँ मैम, लड़की के नाखूनों में जो खून मिला है वो भी उसी आदमी का है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और सबका शक सही निकला। तारा पाटिल और उनकी टीम का संकल्प दृढ़ हुआ और उन्होंने तफ्तीश जारी रखी। मैडम, वो हमने धानु पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट लिखाई थी मेरी बहन के लापता होने की। वो आज वहाँ से कॉल आया कि कोई लड़की मिली है किसी ट्रेन एक्सीडेंट में। तुम्हारी बहन मिसिंग है? हाँ, ये उसकी फोटो। मेरी दीदी का नाम रश्मि है। पाँच दिन हो गए वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। और आज सुबह पुलिस चौकी से कॉल आया कि इंस्पेक्टर साहब, जो ट्रेन से गिरी वो मेरी बेटी रश्मि है क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी रश्मि ठीक ठाक तो है ना? आप कुछ बोलती क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब? चलिए मेरे साथ। हाँ। चलिए माँ, चलिए। रश्मि, मेरी बच्ची रश्मि। एक मिनट, आप लोग प्लीज अंदर नहीं, आप लोग प्लीज अंदर नहीं आ सकते हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे जाने दीजिए, मेरी बच्ची। माँ को जाने दीजिए। मैडम, लेकिन प्लीज आइए। बाबा मेरी दीदी ठीक तो हो जाएगी ना बाबा? हाँ बेटा, जरूर। देखिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, इस वक्त पे सवाल नहीं करना चाहिए मैंने, पर अगर आप ये केस सॉल्व करने के लिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इंस्पेक्टर, जरूर। मैडम, आप मेरे केबिन में बैठ सकती हैं, प्लीज। पुलिस की सबसे बड़ी मुश्किल उस लड़की की पहचान होते ही आसान हो गई। जैसे उसका परिवार सामने आया, उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें समझ आने लगी। दर्दनाक हादसे की शिकार उस लड़की का नाम रश्मि था। एक तरफ रश्मि अपनी जिंदगी से जूझ रही थी और दूसरी तरफ उसका गुनहगार खुलेआम घूम रहा था। जरा सोचिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर जिनकी लड़की हर दिन अपनी मौत के पास जा रही थी। वो मासूम लड़की जो हर रोज की तरह देर रात अपने घर लौट रही थी, लेकिन जिसे मालूम नहीं था कि वो इस भयानक जुर्म का शिकार होने वाली है। इस वक्त जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं, ठीक इसी वक्त कई सारी लड़कियां अकेले अपने घर जा रही हैं। वो कौन है जो हमें उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाएगा? ऑफिस से निकलने के बाद दीदी रोज नॉर्मली 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ती थी। वहां से तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, तो दीदी 7 बजे तक तो घर आ ही जाती थी। लेकिन उस दिन दीदी का कॉल आया और दीदी ने कहा कि वो लेट हो जाएंगी। एक्चुअली उन्हें ऑफिस के बाद मार्केट जाना था, तो हमने भी कहा ठीक है 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा। लेकिन मैडम उस दिन 11 बज गए, दीदी घर नहीं आई और नहीं दीदी का फ़ोन लग रहा था। हम लोग दानू स्टेशन गए और वहां पर जाकर के लोगों से पूछताछ की, तब हमारी चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वक्त बेकार करने के बजाय हमने सोचा कि हमें खुद चल करके देखना चाहिए। फिर बाबा और मैंने मरीन लाइन्स के लिए ट्रेन पकड़ी। एक्चुअली दीदी वहीं के एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम करती थी। उसके बाद भी दीदी का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर बाबा और मैंने डिसाइड किया कि हम पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट करेंगे। मेरी बेटी कैसी है? देखिए, रश्मि पर हमला हुआ और जबरदस्ती करने की कोशिश भी की है। आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दीजिए और वो कहाँ से खरीदा था, वो सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। वो सब मुझे पता है, मैं बताता हूँ। प्रभाकर, एक काम करना तुम रश्मि के मोबाइल का IMEI नंबर ट्रैक करो, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो। जी। ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने किसी न किसी से तो बात जरूर की होगी। मैम,
ये रही रश्मि के मोबाइल फोन की कॉल हिस्ट्री। मैम इसमें एक नंबर है जिस पर रश्मि ज्यादा से ज्यादा कॉल और एसएमएस करती थी। ये हादसा होने से पहले रश्मि ने आखिरी बार उसी नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर है ये? वही अनिश मुखर्जी नाम का लड़का है। इस अनिश मुखर्जी का पता लगा, रश्मि के पिता और भाई से मिलने चलता है। ये अनिश मुखर्जी कौन है? वो मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है। कुछ ही दिन पहले आई और बाबा को दीदी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला। वो महाराष्ट्रीयन नहीं है, इसी बात को लेकर हमारे घर में काफी टेंशन भी चल रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि एक बार खाली उससे मिल करके देख लेते हैं। वैसे भी इस हफ्ते वो हमारे घर आने वाला था हम लोगों से मिलने के लिए। लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस सब के पीछे अनिश? देखो, मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकती, जल्द ही मालूम कर लूंगी। रुक, इंस्पेक्टर प्रभाकर, तेरे से इंक्वायरी करनी है। चल पुलिस स्टेशन, पकड़ो इसे। लेकिन इंक्वायरी किस बात की इंक्वायरी इंस्पेक्टर? रश्मि निगुड़कर के बारे में। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर मैडम, आपको मिस्टेक हो रहा है। मैं तो खुद रश्मि को लेकर इतने दिनों से परेशान हूँ। आपको चाहिए तो उसके भाई से पूछ लो, कितना कॉल किया होगा मैंने। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर रोज चेक कर रहा हूँ रश्मि के लिए। वो तो कल मैं एक दिन किसी काम से पूना चला गया था, इसलिए मुझे पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ है। लास्ट कॉल तेरे मोबाइल पे गया था और तू कहता है कि तुझे कुछ मालूम ही नहीं। कॉल किया था मैडम, लेकिन उस वक्त मैं अपने जॉब पे था, अपने कॉल सेंटर में। कुछ 9:30 बजे होंगे। आपको चाहिए तो चेक कर लीजिए। हम लोग ऑफिस से अंदर बाहर जाने के लिए स्वाइप कार्ड यूज करते हैं, सब कुछ उस पर रिकॉर्ड होता है मैडम। क्या नाम है तेरे कॉल सेंटर का? ग्लोबल कॉल सेंटर, मलाड में। तो जिस वक्त वो ट्रेन में चढ़ी थी वो तुझसे बात कर रही थी? हाँ मैडम। एक तो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि घर जल्दी चली जाया कर। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन तुम मुझे सुनती नहीं हो। एक सेकंड भैया, एक बिस्किट का पैकेट दे देना। अब इतनी रात को तुम ट्रेन में अकेली जाओगी? हाँ पापा, मैं पहुंच जाऊंगी। कितना टेंशन लेते हो यार। क्या भैया, ये वाला नहीं, दूसरा देना जल्दी। तो भैया जी ना, तुम घर पहुंचकर फोन करना। पहुंचते ही फोन करूंगी। ओके ओके। हाँ रश्मि, पहुंच गई? नहीं यार, कहाँ पहुंची? 45 मिनट ट्रेन स्टेशन पे रुकी थी। अरे यार, देखा मैंने तुमको पहले ही बोला था। कितना लेट हो गया रश्मि। अच्छा स्टेशन आ गया, मुझे कंपार्टमेंट चेंज करना है। कंपार्टमेंट चेंज करना है? पर क्यों? हेलो रश्मि, हेलो। अगर काश उस दिन मैंने फोन नहीं रखा होता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं सच बोल रहा है। तुम्हारे कॉल सेंटर से तुम्हारी हाजिरी कंफर्म हो गई, जा सकते हो तुम। शहर छोड़ के मत जाना, पूछताछ करने के लिए हम कभी बुला सकते हैं। ठीक है। सुनो, रश्मि ने जब फोन रखा था तो कहाँ तक पहुंची थी? वो विरार क्रॉस कर चुकी थी मैडम, और शायद डानू से पहले थी। तो शायद पालघर और डानू के बीच में कहीं थी। आइए, आप जरा बैठिए इधर, मैं अभी आता हूं। हाँ, ये वही लड़की है। इसको मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले देखा था। ये उसी डब्बे में थी। 2 हफ्ते पहले देखा था और अब तक याद है आपको? इसको कैसे मैं भूल सकती हूँ? इतनी गर्दी वाली ट्रेन में भी इस बच्ची ने मुझे बैठने के लिए अपनी सीट दे दी थी। फिर मैं विरार में उतर गई और ये तब भी उसी ट्रेन में थी। वैसे इसे हुआ क्या है?
अब एक बात बताइए मुझे कि आप जब विरार में उतरी थी तो उतरने से पहले आपने किसी को देखा जिससे आपको शक हो, या रश्मि परेशान सी नजर आने लगी थी? नहीं, वो अपने फोन पे किसी से बात कर रही थी और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। अरे हाँ, एक लड़का था, वसई से चढ़ा था। वसई से? वो रश्मि के आसपास बैठा था? जी नहीं, वो तो जाकर एक कोने वाली सीट पे बैठ गया था। बड़ा अजीब था, जैसे कुछ छुपा रहा हो, शायद अपने हाथ क्यों छुपा रहा था? वो तो पता नहीं, मैंने देखने की भी कोशिश की, फिर वो मुझे घूरने लगा और फिर मैं थोड़ी देर बाद उतर गई। प्रभाकर, मैडम को स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाओ। आप प्लीज अपने जो भी देखा डिटेल्स उनको दे दीजिए। ठीक। क्या कंडीशन है उसकी? मैडम चोट बहुत गहरी है, उसकी वजह से रश्मि कोमा में चली गई है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर सिर्फ नज़र रख सकते हैं और उसके लिए दुआ कर सकते हैं। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? मैम, रश्मि का मोबाइल नंबर ट्रेस हो गया है। उसके IMEI नंबर से पता चला है कि वो मोबाइल अभी पनवेल एरिया में है। ग्रेट, तुम एग्जैक्ट लोकेशन लॉक करो और मेरे आने तक वहां कोई नहीं जाएगा। एड्रेस एसएमएस करो, क्विक। ओके मैम। प्रभाकर, मैं जब तक वहां नहीं पहुंचूंगी तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा, ओके? रोको। मैम, आइए। कहाँ है उसका? कॉलम। चेक करो, यही है क्या? मैंने क्या किया? मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया मैडम। नाम क्या है तेरा? कपिल नाम है मैडम, लेकिन तो फोन कहाँ से मिला तुझे? वो मैं कहाँ से मिला फोन? वो मैं आज नवा खरीदा शोरूम से। ये वही फोन है। मोबाइल चोरी के केस में अंदर डाल दो इसे, बाकी चार्जेस बाद में लगा लेंगे। मर्डर या रेप या और कोई। मैडम जी, मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे मैडम जी। फोन कहाँ से मिला तेरे को? वो सिराज नाम का आदमी मेरे को दिया, बेचा मेरे को उसने। वो बाजू में रहता है मैडम जी, वो उसकी इलेक्ट्रिक की दुकान भी है उसकी मैडम। फिर से बता, मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मैडम जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो अपन को रास्ते पे पड़ा हुआ मिला था। क्या बात है मैडम जी, अब बिना किसी बात के मुझे मारे जा रहे हैं। स्केच लाओ। मैडम जी, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। थोबड़ा तो तेरा थोड़ा थोड़ा मिलता है इससे। मर्डर और रेप के केस में अंदर डाल दो इसे, बाकी सब अंदर एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। जज मर्डर के लिए फांसी की सजा तो दे ही देगा इसे। आदर्श आ गई तेरी वापस? मैडम, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, उसका क्या आइडिया था मुझे कुछ मालूम नहीं था मैडम। कौन था वो? वो मोबाइल और लैपटॉप लेकर मेरी दुकान पे आता था। मैं उसे पैसे देता था और मुझे सामान देता था। इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा मैडम। सच में नहीं पता या जेल जाके ही याद आ जाएगा? और क्या याद है बता? मैडम, उसका एक हाथ नहीं था। हाथ नहीं था मतलब? मैडम जी, उसका एक हाथ लकड़ी का था, यानी नकली था। बड़ा अजीब था, जैसे कुछ छुपा रहा हो, शायद अपने हाथ। चोरी का केस लगाओ इस पर, ले जाओ। मैडम जी, अब तो मैंने आपको सब कुछ साफ-साफ बता दिया। मैडम जी, आप मेरी बात क्या की नहीं? मैडम जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। प्रभाकर, आप मुझे छोड़िए। ये स्केच दोबारा से बनाओ और इसका भी DNA टेस्ट करवाओ।
मैडम सिराज का डीएनए टेस्ट निगेटिव आया है। मुझे लगा ही था कि वो सच बोल रहा है। सविता जी भी उस आदमी के हाथ के बारे में बता रही थी। मुझे लगता है ये सबसे पहला हमारा सॉलिड लिंक है। यस मैम। मुझे लगता है वो पनवेल के आसपास ही कहीं रहता होगा। प्रभाकर, एक काम करो, तुम उसका स्केच सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और सबसे कह दो कि अपना सारा नेटवर्क लगाए उसे ढूंढने के लिए। कैसे भी करके हमें ये ढूंढना होगा कि उसने वो हाथ कहाँ से लगवाया। मेरे ख्याल से गिनी चुनी जगह होगी, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे, तो शायद वो सरकारी अस्पताल या खैराती अस्पताल वहीं से बनवाया होगा। हर छोटे से छोटे दवाखाने में, डिस्पेंसरी में, अस्पताल में, खैराती अस्पताल में, सब जगह जाकर उसका स्केच दिखाओ। जरूर किसी ने तो उसे देखा ही होगा। ये इंस्पेक्टर पाटिल का संकल्प और साहस था कि सवालों और शक्यताओं के उथल पुथल में एक आशा की किरण उन्हें नजर आने लगी थी। उन्हें अब लग रहा था कि शायद वो उस शख्स तक पहुंच जाएंगी जो रश्मि का गुनहगार था। इंस्पेक्टर पाटिल और उनकी टीम ने आसपास के सारे क्लिनिक्स और डिस्पेंसरी की तलाश शुरू कर दी जहां पर प्रोस्थेटिक सर्जरी कम से कम दामों में होती हो। काफी छानबीन के बाद उन्हें डाहणू में बनगांव जनसेवक नाम का एक खैराती अस्पताल मिल गया। डॉक्टर साहब, आपके पास एक काम था। इंस्पेक्टर प्रभाकर, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? एक मिनट। फाइल में इस पेशेंट की फोटो तो नहीं है, पर मुझे लगता है यही है वो। सुरेश बोरकर नाम है इसका। सुरेश बोरकर पास के स्लम एरिया में रहता है। वहाँ पे जो गन्ने की फैक्ट्री है वो काम करता था। एक दिन हादसे में हाथ गवा बैठा, काम चला गया, फिर बाद में सड़कों पर भीख मांगने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसको इस हालत में देख लिया और यहाँ पे लाया। पर इंस्पेक्टर, बात क्या है? नहीं, बात कुछ नहीं। क्या आप इसके घर का पता दे सकते हैं मुझे? घर का पता तो मालूम नहीं है। ये पास में भक्तिपात की झोपड़ियों में कहाँ रहता है? प्रभाकर, ले चलो इसे। तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। रोक! 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 चार तारीख को ट्रेन में किसी ने एक मासूम लड़की पे जबरदस्ती करके उसे ट्रेन से फेंक दिया और मुझे लगता है कि वो तू। लगने से क्या होता है? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुझे? हाँ? मुझे तो लगता है कि तू ही है वो। मोबाइल कहाँ से है तेरे पास? मोबाइल चोरी के केस में अंदर डाल दो इसको, और जब तक डीएनए का रिपोर्ट नहीं आता अंदर रखने दो सड़ने को। सविता जी को बुलाओ पहचानने के लिए। याद करके बताइए, क्या इनमें से कोई था उस रात गाड़ी में? साहब, ये तीसरा वाला। सविता जी ने आइडेंटिफाई कर लिया, वो सुरेश ही था। बस अब एक बार डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ जाए। तुझे पता है ये क्या है?
डीएनए रिपोर्ट से। ओ सॉरी, तुझ जैसे गवार को थोड़ी ना पता होगा कि डीएनए रिपोर्ट्स क्या होते हैं। मैं बताती हूँ। इससे ये पता चलता है कि तूने रश्मि पे जबरदस्ती की और उसे मारने की पूरी कोशिश भी की। अब तू तो सीधे सीधे बताएगा नहीं, तो मैं बताती हूँ। हाँ, और तैयार हो जा तू। रश्मि को भी ऐसी तकलीफ हो रही होगी ना? तो मैं तेरा नकली हाथ काटूंगी, अब फिर असली वाला। सोचा चेन घड़ी थोड़े पैसे मिल जाते तो हो जाता था। वो लड़की ने सोने का चेन पहना था, कान में बाली दी थी। एक औरत और थी जो विरार में उतर गई। मुझे लगा मौका अच्छा है। हेलो, नहीं यार, 45 मिनट्स ट्रेन स्टेशन पे रही। अच्छा अनीश, स्टेशन आ रहा है, मुझे कंपार्टमेंट चेंज करना है। मैं उसकी तरफ बढ़ा था। ऐसा लगा था कि मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसको लगा मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसका। रिकॉर्ड किया? यस मैम। तूने जो किया उसके लायक सजा तो नहीं मेरे पास, पर इतना वादा तो मैं जरूर करती हूँ। वो आज के बाद बाहर का सूरज नहीं देखेगा। लक्ष्मी के आई बाबा को मैं पर्सनली खुशखबरी देना चाहती हूँ। कम से कम उन्हें इतना तो पता चले ना कि हमने गुनहगारों को पकड़ लिया है। एब्सोल्युटली राइट मैम, वो दोनों बहुत खुश होंगे। काश रश्मि भी ये बात सुन सकती है। आइए मैम। रश्मि, मेरे बच्चे। एक जवान मासूम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर उसका दोष क्या था? क्या ये कि वो देर रात अकेली घर लौट रही थी, या फिर ये कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, या फिर ये कि उसने उस वक्त सोना पहना हुआ था? काफी प्रयास और कोशिशों के बाद इंस्पेक्टर तारा पाटिल ने अपराधी को पकड़ ही लिया। रश्मि को वो इंसाफ मिला जिसकी वो हकदार थी। कोर्ट ने सुरेश को रश्मि के कत्ल के लिए जिम्मेदार पाया और उसे दोषी ठहराया। और फिर वो हुआ जो बहुत ही कम मामलों में होता है, सुरेश को सजाए मौत सुनाई गई। अपराधी को उसके मुकाम तक पहुंचाया गया, लेकिन अफसोस रश्मि जिंदगी से उसकी लड़ाई हार गई। इस
दुखद घटना के कारण इस देश की, इस शहर की महिलाएं या तो घबरा कर डर में अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं या फिर पुलिस के ऊपर और अपने आप के ऊपर भरोसा रखकर इन गुनहगारों के साथ लड़ सकती हैं, इनके नापाक इरादों को नाकामयाब कर सकती हैं। यह बेहद जरूरी है कि महिलाएं अपने पास पेपर स्प्रे या ऐसे ही कोई आत्म सुरक्षा के साधन साथ में रखें, खासकर वो महिलाएं जो देर रात तक लोकल ट्रेन से सफर करती हैं। अपने आसपास नजर रखें और अगर कहीं भी आपको आशंका आए तो 100 यानी कि 100 जरूर डायल करें। ये जरूरी है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि अपराधी मौके के साथ साथ अपनी शिकार की लापरवाही की भी तलाश में रहता है। इसलिए होशियार रहें, सावधान रहें और अपराधियों को बता दें, आता बस। ऐसा कोई हादसा अगर आपके साथ हो जिसमें कोई क्रिमिनल या किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो, तो डेफिनेटली आप हमारे पास आइए। हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारे पास क्राइम ब्रांच में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो हमने इस साल शुरू की है। हमने हमारे सारे पुलिस स्टेशंस को सेंसिटाइज किया है कि जब महिला आती है कंप्लेंट करने के लिए तो उनको एक सेंसिटिवली और अच्छी तरह से उनको ट्रीट किया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि महिलाओं को और भी आना चाहिए और कंप्लेंट्स अगर यदि है तो उनको देनी चाहिए, और जो ऐसे टाइप के क्रिमिनल्स हैं उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और उस शिक्षा देने में हमारी मदद करनी चाहिए। मुंबई पुलिस की तरफ से मैं मुंबईकर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए।